तो चलिए आज कुछ अलग करते हैं। हमारी आज की पूरी पड़ताल किसी किताब या लेख पर नहीं, बल्कि सिर्फ एक वाक्य पर आधारित है। जी हाँ, सिर्फ एक वाक्य। हम इस एक वाक्य को परत दर परत खोलकर देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये चंद शब्द अपने आप में क्या कुछ समेटे हुए हैं। तो शुरुआत कैसे की जाए? चलिए इस वाक्य के हर एक शब्द को अलग अलग करके देखते हैं। और पहला शब्द है महान। अब जरा सोचिए, ये सिर्फ एक तारीफ नहीं है ना? ये एक दावा है। एक ऐसा दावा जो किसी भी इंसान को भीड़ से अलग, साधारण से असाधारण बना देता है। ठीक है, तो हमारे पास है महान। अब इसमें अगला शब्द जोड़ते हैं, क्रांतिकारी। महान क्रांतिकारी। देख रहे हैं, अब तस्वीर थोड़ी और साफ हो रही है। ये हमें बताता है कि ये महानता आखिर थी किस क्षेत्र में, और वो क्षेत्र था क्रांति का। तो हमारे पास है महान क्रांतिकारी। लेकिन ये है कौन? अब इस पहचान को एक नाम मिलता है, सरदार भगत सिंह। और बस अब ये सिर्फ एक ख्याल नहीं रहा, बल्कि हमारे सामने एक जीते जागते इंसान की छवि उभर रही है। एक ऐसा इंसान जिसकी महानता और क्रांतिकारी पहचान एक दूसरे में पूरी तरह से गुंथी हुई है। और आखिर में ये रहा पूरा वाक्य, महान क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह का जीवन। देखिए, ये सिर्फ एक शीर्षक नहीं है, ये हमारे आज के विश्लेषण का पूरा ढांचा है। ये हमें एक रोडमैप देता है कि हम एक व्यक्ति, उनकी पहचान और उनकी जिंदगी के सफर को कैसे समझने वाले हैं। तो चलिए इसी ढांचे पर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सरदार भगत सिंह, एक परिचय। तो सबसे पहला और सीधा सवाल यही उठता है, इस उपाधि के पीछे का व्यक्ति आखिर है कौन? हम बात कर रहे हैं एक ऐसे नौजवान की जिसने सिर्फ 23 साल की उम्र में दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी थी। तो चलिए इस नाम के पीछे छिपे इंसान को समझने की कोशिश करते हैं। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, क्रांतिकारी का अर्थ। आइए इस शब्द के असल मतलब को समझते हैं। तो सवाल ये है कि एक क्रांतिकारी को असल में कौन सी चीज परिभाषित करती है? क्या इसका मतलब सिर्फ विद्रोह करना है, या फिर इसका कोई और भी गहरा मतलब है? देखिए, इसकी एक सीधी साधी परिभाषा है। क्रांतिकारी वो होता है जो किसी स्थापित व्यवस्था में छोटे मोटे बदलाव नहीं चाहता, बल्कि वो जड़ से पूरी तरह से परिवर्तन की बात करता है। उसका लक्ष्य मौजूदा ढांचे को सुधारना नहीं होता, बल्कि उसे पूरी तरह से बदलना होता है। और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प फर्क सामने आता है, एक क्रांतिकारी और एक सुधारक के बीच का अंतर। देखिए, उस दौर में बहुत से लोग थे जो अंग्रेजी हुकूमत से कुछ रियायतें या सुधार चाहते थे, लेकिन भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों का लक्ष्य था पूर्ण स्वराज। वो सिस्टम में सुधार नहीं चाहते थे, वो सिस्टम को ही उखाड़ फेंकना चाहते थे। और यही वो चीज़ है जो क्रांतिकारी शब्द को इतनी ताकत देती है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, संघर्ष का जीवन। ये हमें याद दिलाता है कि क्रांति कोई एक दिन की घटना नहीं होती, ये एक पूरा सफर है। तो सवाल ये उठता है कि जब कोई अपना जीवन किसी बड़े मकसद के लिए समर्पित कर देता है, तो उस वैचारिक यात्रा के पड़ाव क्या होते हैं? कैसा दिखता है वो रास्ता? इस वैचारिक यात्रा को हम 4 अहम पड़ावों में देख सकते हैं। सब कुछ शुरू होता है एक विचार से। भगत सिंह के लिए ये समाजवादी और नास्तिक विचार थे जो उन्होंने जेल में लिखे। फिर उस विचार को कार्रवाई में बदला जाता है, जैसे असेंबली में बम फेंककर बहरों को सुनाना। जाहिर है इस रास्ते पर बलिदान देना पड़ता है, हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लेना। और अंत में जो बचता है वो है विरासत, इनकलाब जिंदाबाद का वो नारा जो आज भी गूंजता है। और अब चौथा और आखिरी हिस्सा, क्यों थे वो महान? चलिए इस शब्द का भी विश्लेषण करते हैं। तो आखिर वो कौन सी चीजें हैं जो किसी क्रांतिकारी व्यक्ति को महानता के उस स्तर तक ले जाती हैं? ये सिर्फ उनके काम के बारे में नहीं है ना? ये उनके प्रभाव के बारे में है। देखिए, महानता कई चीजों का संगम है। ये उनके विचारों की ताकत से आती है जो आज भी उनके लेखों में जिंदा हैं। ये उनके कामों के बेमिसाल साहस से बनती है, अदालत को अपनी आवाज का मंच बना लेना। महानता इस बात से भी तय होती है कि उनका सामाजिक प्रभाव कितना गहरा था और वो कैसे आजादी के बाद भी युवाओं के लिए प्रेरणा के सबसे बड़े स्रोत बने रहे। और हाँ, अंत में उनके बलिदान की अमरता। ये सब कुछ मिलकर ही भगत सिंह को इतिहास में महान का दर्जा देते हैं। और अंत में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि किसी विचार को अमर कैसे बनाया जाता है। शायद
शायद इसका जवाब शब्दों में नहीं बल्कि उस जीवन में छिपा है जो उस एक विचार के लिए जिया गया हो।